हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल यू स्टूडेंट्स। 9th क्लास के अंदर जेडब्ल्यू नीट का फाउंडेशन चल रहा है फिजिक्स के अंदर। चैप्टर नंबर मोशन हमारा चल रहा है। इस चैप्टर का पूरा चैप्टर हमने कर लिया है। इसके बाद में हमने आईआईटी और जेईई के फाउंडेशन में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे वो भी देखे थे, और मेनली जो पिछले 3-4 लेक्चर चल रहा है वो चल रहा है हमारा ग्राफिकल मेथड। ग्राफ से हमने किस तरह से चीजों को समझा, पूरे चैप्टर को मोशन को समझा, ठीक है, वो चीजों की एनालिसिस हमने किया था। उसी पे बेस्ड जो प्रीवियस ईयर के अंदर और क्वेश्चंस आ रखे उनकी चर्चा आज करते हैं, ठीक है। चलिए, एक वीटी ग्राफ आपको दे रखा है। अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट इज शोन बिलो। व्हाट वुड बी द टोटल डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग t0 टू t6। तो क्वेश्चन में सीधा ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। एक वीटी ग्राफ दे रखा है सिंपल सा आपको। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए हैं, तो आई होप कि बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन लिखते ही स्टार्ट कर लें सॉल्यूशन बनाना। ये दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद में t जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। 0, 1, 2, 3 और ये 4 है। उसके बाद में टाइम है 6, 5 एंड 6। ये 5 है और ये 6 वाला टाइम है, ठीक है। आपको जो निकालना है वो निकालना है डिस्प्लेसमेंट निकालना है t 0 से लेकर और 6 तक। इस पूरे ड्यूरेशन के अंदर क्या डिस्प्लेसमेंट है वो आपको निकालना है। तो हमको पता है सीधी सीधी बात कि वीटी ग्राफ के अंदर वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, x देगा। पता है ना, एरिया अंडर द कर्व ऑफ वीटी कर्व गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ठीक है। हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना। डिस्प्लेसमेंट में क्या ध्यान रखना होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब ये जो दे रखा है ये 0 से 2 तक आ रहा है, ठीक है। यहां तक ऐसे समझिए कि भाई 2 ऐसे है, और मैं थोड़ा स्लॉट बढ़ा लेता हूं। ये 2 सेकंड यहां पे, ठीक है। थोड़ा सा स्लॉट को आप अरेंज कीजिएगा। ये 3 और ये 2, मतलब कि 2 सेकंड पे ये चीज यहां पर है, ओके ना, क्लियर। सो अगर हम एरिया निकाल लेंगे इसका, ये पूरा जो एरिया है वो निकाल लेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अब ध्यान क्या रखेंगे भाई, हमारे पास में 3 शेप है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो मैं नाम दे देता हूं। ये फर्स्ट वाला शेप रेक्टेंगल है, सेकंड वाला ट्रायंगल है, और थर्ड वाला शेप जो है ये भी हमारे पास में क्या है, ट्रायंगल, क्लियर। सो फर्स्ट वाले शेप का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ वीटी कर्व इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे है, a1 प्लस a2 प्लस a3, ठीक है। अब चलिए a1 की बात करें। a1 कितना है भाई, इसका एरिया रेक्टेंगल है, मतलब हाइट इंटू डिस्टेंस। हाइट कितनी, 5 इंटू में बेस कितना 2, सारे अंकेस के अंदर है। सो फर्स्ट आ जाएगा एरिया 5 इंटू 2 प्लस a2 की बात करें, ट्रायंगल है, एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू 4 माइनस 2 2, तो हाफ इंटू 2 इंटू में 5, ठीक है। हाफ इंटू में 2 इंटू में 5, क्लियर। अब जो तीसरे वाले की बात करें, अब तीसरे वाले के लिए एरिया हम माइनस में क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए डिस्प्लेस ये जो कर्व है हमारा नीचे की साइड जा रहा है। सो वेलोसिटी और टाइम के अंदर कैसा ग्राफ मिलेगा, माइनस मिलेगा। और ये माइनस वीटी ग्राफ है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा आपका, एरिया क्या आएगा 1/2 इंटू 2 इंटू, और ये यहां तक नीचे भी कितना जा रहा है, -5 तक जा रहा है। सो 1/2 इंटू 2 इंटू -5, क्लियर। अब देखिए ये 1/2 और ये तो कैंसिल हो गया, दोनों एक ही चीज है, प्लस माइनस तो कैंसिल हो गया। हमारे पास में सीधा सीधा एरिया कितना आ जाएगा, 10 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 10 मीटर। कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए। अच्छा, इसी के अंदर डिस्टेंस पूछ लेते, चलो डिस्टेंस की बात करें तो ये सभी सब याद हो जाएगा, कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं। तो क्या आएगा डिस्टेंस, पहला तो ये निकल गया। डिस्टेंस की बात करें तो क्या आएगा, 5 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 2 इंटू 5, कोई प्लस माइनस कुछ नहीं, ठीक है ना। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 5 प्लस 5 प्लस 10 कितना हो गया आपका, 20 मीटर।
और याद रखिएगा ऑप्शन के अंदर आपको 20 भी मिलेगा 10 भी मिलेगा। आपको क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो आपको सिर्फ ऑप्शन फर्स्ट वाला लिखना है, दोनों नहीं लिखने। ये ऑप्शन में जरूर गिवन होगा आपको हमेशा, देख लीजिए यहाँ भी ऑप्शन में दे रखा है आपको, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगली बात कर रहा है, द वेलोसिटी टी ग्राफ ऑफ अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट अंडर ग्रेविटी एंड रिबाउंडिंग फ्रॉम द सॉलिड सरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाय। एक बॉल है, उसको फ्री फॉल किया गया, रेस्ट से छोड़ा गया, वो ग्रेविटेशन के थ्रू फॉल हो रही है, उसके बाद सॉलिड सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करके और वापस रीबाउंस हो रही है। उस केस के अंदर उसका ग्राफ कैसा बनेगा हमको पूछा गया। क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्लियर है? क्वेश्चन नहीं दिखा तो लिख लीजिए, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी फॉलिंग अंडर रेस्ट falling from rest under gravity and rebounding from the solid surface is represented by देखिए हमको VT ग्राफ ड्रॉ करना है और हमको चार ऑप्शन दे रखे हैं, मैं चार ऑप्शन पहले ड्रॉ कर लेता हूं। फर्स्ट वाले ऑप्शन के अंदर कुछ ग्राफ इस तरह से दे रखा है, थर्ड वाला ऑप्शन है। सेकंड वाला ऑप्शन के अंदर ग्राफ कुछ इस तरह से है, थर्ड वाला ऑप्शन के अंदर ग्राफ इस तरह से है, और फोर्थ वाला आपको ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है इस तरीके से। आपको बताना है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट कंडीशन के अंदर अगर फ्री फॉल करवाया जाए, ठीक है, तो वो जब रीबाउंस होके वापस ऊपर जाएगा उस केस के अंदर इसका ग्राफ कैसा बनेगा। क्लियर है? अब चलिए वन बाय वन सभी ग्राफ को देख लेते हैं क्या कहना चाहता है। जैसे यहाँ पे मैं बात करूं, पहले मैं इसी की बात करते, पहले सबसे पहले फोर्थ वाले की बात करें, तो जो सिंपल दिख रहा है ना आपको जब भी आप कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर आप कभी ये मत ढूंढे कि आंसर क्या है, आप सिर्फ इतना ढूंढे कि आंसर क्या नहीं और उनको हटा दिया जाए आप, ताकि आपको लास्ट में ऑप्शन अपने आप मिल जाए। अब ये फोर्थ वाला ग्राफ आप देख के समझे ना अगर, तो भाई साहब ऑब्जेक्ट जैसे कि फ्री फॉल किया, तो सपोज नीचे की साइड में वेलोसिटी की डायरेक्शन सपोज मान लीजिए पॉजिटिव, ठीक है। अब वापस जब नीचे जाके रीबाउंस होगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। भाई वेलोसिटी तो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है ना, तो जब उसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, ठीक है। अब ये जो वीटी ग्राफ है ना, चाहे जैसा भी बना हुआ है, ये सिर्फ पॉजिटिव के अंदर बना हुआ है। देखिए क्या इसने अपनी डायरेक्शन चेंज की, मैंने आपको बताया था कि वीटी ग्राफ के अंदर डायरेक्शन चेंज करता है, मतलब समझते हैं ना आपकी भाई वेलोसिटी ने डायरेक्शन चेंज की, इसने कोई डायरेक्शन चेंज अब तक नहीं की। क्लियर दिक्कत? ठीक है। जैसे हम यहाँ बात करें एक्सटी ग्राफ के अंदर भी आप डायरेक्शन शो करता है, आपको अगर याद हो तो एक्सटी के अंदर भी क्या है। अब जैसे यहाँ से देखिए ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ रही है, ठीक है, सीधी सी बात, ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ रही है, जीरो से स्टार्ट हुई, ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ रही है, मैक्सिमम पे गई, उसके बाद में इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है स्लोप नेगेटिव के साथ में, लेकिन ये जो वेलोसिटी है ना वो नेगेटिव नहीं है। बात समझ आ रही? तो फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। ऑप्शन वाला देखते हैं 3 बार। इस ऑप्शन उससे पहले इसकी बात कर लेते हैं, बस ये दोनों ऑप्शन भाई साहब, ये ग्राफ तो देख के समझ आ रहा है आपको, ये तो V और T के अंदर ग्राफ बनाया हुआ है। भाई ऑब्जेक्ट कहां से स्टार्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर वेलोसिटी है, पहले T नेगेटिव जा रहा है बेटा, T नेगेटिव दिख रहा है आपको, तो ये ग्राफ तो मैं गलती कर दूं, अरे भाई T नेगेटिव कहां जाएगा बेटा, भाई ये आपको बता रहा है कि भाई T नेगेटिव था ना, उस टाइम उसकी वेलोसिटी आपको दे रहा है, ये वाला स्लॉट पॉसिबल है नहीं। इसकी बात करें, इस ग्राफ के अंदर आपको ये कह रहा है कि नेगेटिव वेलोसिटी स्टार्ट हुई और इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होकर 0 हुई, डिक्रीज होकर 0 हुई, उसके बाद फिर इंक्रीज हो रही है। क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा। अरे भाई वेलोसिटी स्टार्ट, आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से वेलोसिटी स्टार्ट हो गई, यहां से मान लीजिए ये -v, ठीक है। अब नेगेटिव वेलोसिटी स्टार्ट हुआ और वो डिक्रीज नहीं होता जा रहा है,
उसके बाद में उसकी वेलोसिटी जीरो होकर फिर से इंक्रीज होगी। तो ये केस कब पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि एक ही डायरेक्शन के अंदर अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव होगी, तो गारंटीड बात है उसकी डायरेक्शन चेंज होगी कि नहीं होगी। क्लियर? यहां पे हो नहीं रही। सही? तो ये वाला ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट है। थर्ड वाला ऑप्शन की बात करें, देखो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो से स्टार्ट हुई, उससे धीरे धीरे ऑब्जेक्ट की स्पीड नीचे जाएगा, स्पीड इंक्रीज होगी, स्पीड इंक्रीज हुई, मैक्सिमम स्पीड पे गया। अब आप देखिए मैक्सिमम स्पीड पे जाके जब वो बॉल ग्राउंड पे टकराती है उस टाइम उसकी स्पीड कितनी? मैक्सिमम। फिर आप देखिए अचानक से उसकी डायरेक्शन चेंज होगी और वो उसी स्पीड के साथ ऊपर जाता है। आपको याद है? उसी स्पीड के साथ वापस ऊपर जाता है। हमने निकाला भी था ऐसे क्वेश्चन कि किसी बॉल को जब हम नीचे की साइड में फॉल करवाते हैं तो यहां पे जब वो स्ट्राइक करता है वापस वो रिबाउंड उसी स्पीड से होता है। ऐसा हमने कर रखा है, ठीक है। सो जब और लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो देखिए जीरो से स्टार्ट हुआ, मैक्सिमम स्पीड हुई और मैक्सिमम स्पीड में उसकी डायरेक्शन चेंज हुई। डायरेक्शन चेंज को नेगेटिव से पॉजिटिव दिखाना पड़ेगा ना, और फिर उस मैक्सिमम वेलोसिटी से धीरे धीरे डिक्रीज होगी वेलोसिटी और ऊपर आएगा कितनी हाइट, जितनी हाइट पर उसको आना चाहिए था, और वहां पर उसकी वेलोसिटी फिर से क्या हो जाएगी? जीरो। तो t बराबर जीरो। क्लियर? सो हमारा थर्ड वाला ग्राफ जो आपका ये है, ये करेक्ट। समझ में आ गई बात? नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? चलिए एक छोटा टॉपिक एक और आता है, नाम है छोटा सा, जिसको कहते हैं इंपल्स। इंपल्स आपने सुना होगा जिंदगी के अंदर, लेकिन फिजिक्स के रिस्पेक्ट में इसकी क्या वैल्यू है और ये क्या होता है थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेता हूं। सिंपल बात समझा दो आपको। मैं कहता हूं भाई साहब किसी ने आपको थप्पड़ मारा है, थप्पड़ मारा किसी ने, आप देखिए कि हम जब किसी को थप्पड़ मारते हैं तो क्या आप उसके मतलब जिस सरफेस पे आपने उसको थप्पड़ मारा उस जगह पे क्या कंटिन्यूस हम थप्पड़ मारते हैं? बेटा आपने किस सरफेस को हिट किया, फॉर एग्जांपल जैसे ये मारे, अब इसको मैंने ऐसे हिट किया, ठीक है ना, तो मैंने जब इसको हिट किया तो ये सरफेस पर, जिस सरफेस पर मेरे पाम पर जब ये टकरा रहा है, ठीक है ना, तो इसका जो इंटरेक्शन पॉइंट है, इंटरेक्शन टी है, वो कितना कम है? मिनिमम, ठीक है। लेकिन जो मोमेंटम का चेंज है वो बहुत ज्यादा है। कैसे? ये मैक्सिमम वेलोसिटी से आ रहा था और जब ये मैक्सिमम वेलोसिटी से आया तो मेरे सरफेस, जब ये सरफेस से टकराया तब इसकी मोमेंटम के अंदर कुछ चेंज आया। वो चेंज इन मोमेंटम जो होता है ना उसको कहते हैं इंपल्स। क्या बोलते हैं? इंपल्स, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम को कैसे लिखेंगे आप देखिए, न्यूटन बाबा का दूसरा लॉ आपको याद है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन नहीं, बाय न्यूटन सेकंड लॉ। मैं काइनेमेटिक की बात नहीं कर रहा, बाय न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला फोर्स चेंज इन उसके मोमेंटम में चेंज की रेट के बराबर होता है, डब्ल्यू टी डेल्टा पी बाई टी। याद है कि चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको क्या कहते हैं? उस पे लगा हुआ फोर्स कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगा। लेकिन ये जो इंपल्स, ये वाली चीज है ना कि उस मोमेंटम में चेंज कितना हुआ। अगर मैं इसको ढंग से और लिखता हूं तो हम कैसे लिखते हैं इसका? पी फाइनल मतलब मोमेंटम फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन में टाइम, अरे एम इंटू वी माइनस एम इंटू यू, या अपॉन में टाइम था, फिर एम को कॉमन लेते हैं, बी माइनस यू बाई टी को हमने क्या लिखा था? एक्सेलरेशन लिखा था, और वहां से एफ इज इक्वल टू एम ए का फॉर्मूला आया था। याद है ना? वो तो डेरिवेशन है, मैं वो नहीं कह रहा। लेकिन आप देखिए कि मोमेंटम में जो चेंज होता है इसको कहते हैं इंपल्स। अब ये इंपल्स क्या करता है? ये आपको दिखाता है कि मिनिमम टाइम के अंदर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्टेड हुआ है। तो इंपल्स को लिखते हैं डेल्टा पी से, और इसको लिखा कैसे जाता है? फोर्स इनटू टाइम्स, ठीक है। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो न्यूटन इनटू सेकंड इसका ये इसकी यूनिट होती है और ये इसका फॉर्मूला होता है। इंपल्स का क्वेश्चन कभी भी आता है, आपको पता होना चाहिए कि फोर्स इनटू टाइम ये होता है, मतलब न्यूटन इनटू सेकंड इसकी यूनिट होती है। ये चीज आपकी कभी कभी एग्जाम के अंदर, अच्छे एग्जाम के अंदर काम आती है, तो ध्यान रखा करें। एट द इंस्टेंट पे आपने किसी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगाया अचानक से, तो उसके जो चेंज इन मोमेंटम में जो उसके अंदर जो चेंज इन मोमेंट हुआ ना उसको क्या कहते हैं? इंपल्स कहते हैं। क्लियर? नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आ रखे हैं, ज्यादा टफ बातें नहीं की है।
चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, a person takes time t to go once round around a circular path 2r। आप देखिए क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है, क्वेश्चन नंबर जो भी था आप लगा लीजिएगा, थर्ड वाला क्वेश्चन है। आपको इस तरह से दे रखा है कि एक पर्सन है, वो ऐसा पाथ है सर्कुलर पाथ का डायमीटर आपको दे रखा है, वो दे रखा है 2r। कितना दे रखा है बेटा? 2r। आपको बोला है कि a person takes t time to go once around a circle of diameter 2r, कि भाई वो एक राउंड पूरा कर रहा है कितने टाइम के अंदर? t टाइम के अंदर। ठीक है, तो आपको पूछा गया है फाइंड द स्पीड ऑफ द पर्सन, पर्सन की स्पीड क्या होगी। ठीक है, मैं मान लेता हूं बेटा पर्सन यहां से स्टार्ट हुआ a से और उसने एक कंप्लीट राउंड पूरा किया यहां पे आया। ठीक है, चलिए तो हमको क्या गिवन है? टाइम। टाइम फॉर वन राउंड के लिए टाइम कितना लग रहा है? t। और एक राउंड कवर करने में कितनी डिस्टेंस कवर की? डिस्टेंस तो आप निकाल सकते हैं ना, डिस्टेंस कितनी कवर की है? तो रेडियस कितनी? r, तो उसने डिस्टेंस कितनी कवर की? 2πr। डिस्टेंस इन वन राउंड इज इक्वल टू 2πr। आर कैपिटल दे रखा है तो आर कैपिटल लिखें 2πr। ठीक है, आपको क्या पूछा गया है? आपको पूछा स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम अपॉन में डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 2πr डिवाइड बाय 10। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कि ऑब्जेक्ट अगर r रेडियस की सर्कल के अंदर अगर एक राउंड पूरा कर रहा है, उसको टाइम लग रहा है t, तो उसने डिस्टेंस कितनी कवर की? 2πr। खेल में मेन जो चीज है ना बता रही क्यों बेटा, ये उसने डिस्टेंस कितनी कवर की? 2πr। स्पीड का फार्मूला सभी को आता है 2πr अपॉन t। नोट कर लीजिए। चलिए आगे और बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट t is equal to 0, the acceleration time graph is shown in the figure, the maximum velocity attained by the body। आपको at ग्राफ दे रखा है बेटा और मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी गई है। at ग्राफ दे रखा है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है तो obvious सी बात है, इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या होती है? सेकंड। क्लियर? और आपको कुछ इस तरह से ग्राफ दे रखा है, ये 11 सेकंड है और ये दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और इस तरह से आपको पूछा गया मैक्सिमम स्पीड आपको इसकी फाइंड करनी है, मैक्सिमम स्पीड आपको इसकी फाइंड करनी है। अब देखिए एक्सेलरेशन आपको दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना दे रखा है? और 11 आप देखिए 10 मीटर पर सेकंड, जब ये इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन है। अब 10 मीटर पर सेकंड से एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? पहले आप ये बताइए। 10 मीटर पर सेकंड से एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है बेटा। आप धीरे धीरे देखिए, धीरे धीरे एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है कि भाई 1 सेकंड यहाँ पे होगा, 1 सेकंड के अंदर एक्सेलरेशन कितना हुआ? 9 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड के अंदर कितना हुआ? 8 मीटर पर सेकंड। और धीरे धीरे करते करते एक्सेलरेशन कहां पे आ गया? 0 पे। ठीक है ना? तो आपको अगर वेलोसिटी निकालनी, तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे भाई? हमारे पास में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v/t, चेंज इन v/t। ठीक है ना? हमको अगर वेलोसिटी चाहिए तो हम a/t ले सकते हैं। और हम ये कहते भी है ना बेटा कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है ना, ये चीज आपको वेलोसिटी देगा जो आपको दिख भी रहा है। ठीक है, अब वेलोसिटी आपके पास में क्या आएगी? एक्सेलरेशन कितना है? मैक्सिमम 10 इनटू कितना टाइम लगा? 11। आपके पास वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत? आपको 10 दे रखा है, 10 11 और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कोई तकलीफ की बात नहीं, नोट कर लीजिए इसको। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंदर जो आपका कर्व होता है, उस कर्व का एरिया आप एरिया में निकालेंगे तभी वही आएगा, देख लीजिए। ठीक है, ज्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं। 1/2 इंटू आप दिस करोगे ना,
अब मैक्सिमम स्पीड के लिए पूछा है तो आपको वही पॉइंट निकालना है मैक्सिमम स्पीड का है। तो यहां से एक्सेलरेशन का आपको डिस्टेंस कितना दिख रहा है 10 और यहां से कितना दिख रहा है 11, दोनों को कर लेंगे हम 10 × 11 और वेलोसिटी आ जाएगी सिंपल सा। तो ये मैक्सिमम स्पीड हमारा उसमें आ गई 1110 मीटर पर सेकंड। अच्छा इससे कम निकालेंगे तो स्पीड डिक्रीज होती जाएगी। रिटार्डेशन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि स्पीड चेंज इन स्पीड कम हो रहा है, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। और क्वेश्चन चलते हैं आगे। चलिए ग्राफ दे रखे हैं 4, a body dropped from certain height from a uniformly ascending balloon, ठीक है ना। The correct graph showing variation of the velocity with the time। चलिए एक बॉडी को s हाइट से ड्रॉप, किसी हाइट से ड्रॉप किया गया है और आपको उसके vt ग्राफ 4 दे रखे हैं। फर्स्ट वाला ग्राफ कुछ इस तरह से दे रखा है, सेकेंड वाला ग्राफ जो है वो इस तरीके से दे रखा है, थर्ड वाला जो ग्राफ है वो इस तरीके से गिवन है, एंड फोर्थ वाला जो ग्राफ है वो आपको इस तरीके से गिवन। आपको बोला एक बॉडी है उसको किस सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया गया, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन जो उसका हो रहा है, आपको पूछा गया है कि बॉडी का ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है। वन बाय वन ग्राफ की बात कर लेते हैं। बॉडी को आपने किसी एक सर्टेन हाइट से छोड़ा है तो उसकी स्पीड 0 थी और उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज होते होते एक टाइम पे आके उसकी स्पीड 0 भी होगी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जब वो बॉटम पे टकराएगा वापस रिबाउंस होगा, उसकी स्पीड 0 से इंक्रीज तो हो रही है लेकिन उसकी स्पीड वापस नेगेटिव से पॉजिटिव भी जाएगी ना। जैसे आपने कोई एक हाइट मानी है पर्टिकुलर, हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर किया था ना, आप जब वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज दिखा रहे हो ना, इट मींस कि वो चीज सही हो रही है। जब भी ऑब्जेक्ट नीचे गया वापस ऊपर आया या ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। आप देख लीजिए चारों ग्राफ के अंदर, ये वेलोसिटी पॉजिटिव, ये वेलोसिटी पॉजिटिव। अच्छा क्या वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है? नहीं हो सकती ना, चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। ऑब्जेक्ट नीचे जाता है तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है क्या? तो ये वाला ग्राफ भी गलत है। अब देखिए ये ऑप्शन आपको सही दिखा है, वेलोसिटी आपको देखिए डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना। आप जब भी ऑब्जेक्ट डायरेक्शन चेंज कर रहा है आप इस तरह के ग्राफ को देखा करें, इसको आप जज भी करेंगे। मैक्सिमम वेलोसिटी से दीजिए स्पीड इंक्रीज, फिर यहाँ पे 0 और फिर वापस इसका ग्राफ फ्लो बढ़ता जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको दे रखे हैं एनटीएससी की किताब वगैरह में, आप उस पर ट्राई कीजिए, बाकी की बातें कल करेंगे। थैंक यू।